माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के संभावित एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके का सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है और बी नंबर में गुमला जिले की सीमा उड़ीसा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी जिलों को जानेंगे कौन कौन सा जिला किस राज्य को छूता है। तो ये हो गया हमारा प्यारा झारखंड। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा जिला किस किस राज्य को छूता है। सबसे पहले 3 राज्य को छूने वाला अगर जिला बोले तो वो हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 3 जिलों को छूता है। उत्तर में बिहार को और पश्चिम में 2 उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला जो कि 3 राज्यों को छूता है। उसके बाद अगर बात करें 2 राज्यों को छूने वाले जिलों का, तो 2 राज्यों को छूने वाले जिले हैं दुमका जो कि ऊपर में बिहार और दक्षिण इस साइड से पश्चिम बंगाल। उसके बाद साहिबगंज जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके बाद सिमडेगा जो कि छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और साथ ही साथ सरायकेला खरसावा जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छूती है। तो अगर राज्य वाइज बात करें तो बिहार को कुल 10 जिले हैं जो कि टच करते हैं। कौन कौन सा? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, ये 10 जिले हैं जो कि बिहार को छूती है। इसके बाद अगर बात करें वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का, तो ये भी 10 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल को छूती है। तो ये कौन कौन से जिले हैं? तो ये जिले हो जाएंगे, पहला साहिबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जामताड़ा, 5वां धनबाद, 6ठा बोकारो, 7वां रामगढ़, 8वां रांची, 9वां सरायकेला खरसावा और 10वां पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले जो कि वेस्ट बंगाल को छूती है। और इसके बाद अगर बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा को मात्र 4 जिले ऐसे जो कि उड़ीसा को टच करती है। तो ये हो जाएंगे सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ये 4 ही जिले जो कि उड़ीसा को टच करती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ को गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, यानी ये भी 4 हैं जो कि छत्तीसगढ़ को छूते हैं। इसके बाद और एकमात्र जिला जो कि यूपी को टच करता है वो हो जाएगा गढ़वा, यानी एक ही जिला है जो कि यूपी को टच करता है। तो कुल जितने भी जिले हैं वो किसी न किसी राज्य को छूते हैं, सिवाय 2 जिले। 2 जिला कौन कौन? तो लोहरदगा और खूंटी। ये 2 ऐसे जिले हैं जो कि झारखंड के अंदर पूरी तरह से जिलों के बीच लॉक है, यानी लैंडलॉक जिला के अंदर आता है। तो ये हो जाएगा लोहरदगा और खूंटी। बाकी जितने भी जिले हैं वो किसी न किसी राज्य को छूते हैं, कोई एक राज्य को, कोई 2 राज्य को, कोई 3 राज्य को, और किसी को नहीं छूने वाला 2 जिला है, लोहरदगा और खूंटी। तो अब हम इस क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हैं कि क्या दुमका जिला बिहार को छूता है? तो एकदम हाँ, दुमका 2 जिलों को टच करता है, बिहार को भी और पश्चिम बंगाल को भी। और उसके बाद है गुमला जिला उड़ीसा को छूता है? तो नहीं, गुमला जिला उड़ीसा को नहीं छूता है, क्योंकि उड़ीसा को कौन छूता है? तो सिमडेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, यानी कुल 4 ही जिले हैं जो कि उड़ीसा को टच करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि कौन इसमें गलत है, तो बी नंबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे जो प्रदूषित नदी है वो हो जाएगा दामोदर। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, मयूराक्षी और दामोदर। तो इन चारों में से दामोदर झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है।
अब ये चारों नदी के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग झारखंड की नदी में सबसे पहली नदी पढ़ेंगे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो दिया हुआ है स्वर्णरेखा नदी, जो कि रांची के नगरी नामक स्थान, जो कि रानी चुआ जगह का नाम बोला जाता है, वहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद वो सीधा नीचे चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्वर्णरेखा नदी है उसका उद्गम स्थल हो जाएगा नगड़ी, जो कि कहाँ पर है, रांची में, और ये जाके गिरता कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। और अगर इस नदी की लंबाई बोले तो इस नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। 470 किलोमीटर ये नदी की कुल लंबाई है। और ये अगर बात करें कितना इसका एरिया है, अपवाद क्षेत्र, तो ये जो इसका एरिया बनता है अपवाद क्षेत्र वो है 11,868 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना बड़ा एरिया को कवर करता है। 11,868 किलोमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार क्वेश्चन। और अगर इस बात करें इस नदी की सहायक नदियाँ, तो ये नदी इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी सहायक नदियाँ याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हो जाएगा पहला कांची, कांची नदी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद दो राइमिंग नदी का नाम याद रख लेंगे, एक हो जाएगा खरकई, और उसी का मिलता जुलता एक नाम और रखेंगे करकरी। खरकई और करकरी ये दो नदियाँ हो गई। और उसके बाद जुमारू, उसके बाद राडू, जुमारू और राडू भी थोड़ा राइमिंग हो जा रहा है। इसके बाद संजय, संजय नदी, रोरो नदी और गरुड़, गरुड़ नदी। ये जितनी भी नदियां हैं ये सब की सब स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां। कौन कौन सी, तो कांची पहला, खरकई करकई ये दो याद रखिएगा। उसके बाद जुमारू राडू, जुमारू राडू, और संजय, रोरो और गरुड़, ये जितनी भी नदियां हैं ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें ये कौन कौन से एरिया में बहता है, तो पहला तो रांची, और ये नीचे के पूरे भाग को हम लोग सिंहभूम क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट आएगा वो है जमशेदपुर। झारखंड का जमशेदपुर जो जगह है उसे झारखंड का जो फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, इसलिए याद रखेंगे कि स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर से होते हुए बहती है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। इसके बाद अगर बात करें कि इसके नदी का उपनाम क्या है, तो मिलता जुलता ही नाम है स्वर्णरेखा नदी, उसी को बोलेंगे सुवर्ण, सुवर्ण रेखा। ठीक है, इसका उपनाम हो जाएगा सुवर्ण रेखा। और इसके बारे में कुछ विशेषताएं क्या है, तो इस नाम जो पड़ा है स्वर्ण रेखा, उसका मेन रीज़न यही था कि इस नदी के जो रेत हैं उसमें सोने के अंश मिलते थे। अभी तो ना के बराबर है लेकिन पहले मिलते थे, इसलिए इस नदी का नाम क्या पड़ा, स्वर्ण रेखा। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में जाने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट किसी बंगाल की खाड़ी मतलब स्वतंत्र रूप से गिरती है किसी महासागर में, सागर में। इसलिए याद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड का एकमात्र कौन सा नदी है जो किसी अन्य नदी में जाके ना मिलके डायरेक्ट किसी महासागर में गिरती है, तो ये हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। और अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं में, तो इस नदी पर झारखंड पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर ही अवस्थित है यह जलप्रपात। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जैसे राडू नदी। राडू नदी पे ही जो जोनाह नामक स्थान पर, जोनाह या गौतम धारा दोनों नाम बोलते हैं, जोनाह या गौतम धारा, ये जलप्रपात है राडू में। इसके बाद अगर बात करें कांची नदी, तो कांची नदी में दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। जो कांची नदी है इस पे कौन सा जलप्रपात है, तो दसम जलप्रपात। और राडू में क्या हो जाएगा, तो गौतम धारा या जुनाह। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, इसको भी याद रखेंगे। और अगर बात करें राडू नदी, तो राडू नदी जो है रांची के निकट एक सीली नामक स्थान पर, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है तुरांग रेलवे स्टेशन, वहाँ पर जाकर ये स्वर्णरेखा से मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राडू नदी है वो स्वर्णरेखा नदी पर कहाँ मिलती है, तो तुरांग नामक रेलवे स्टेशन पर जाके ये मिलती है। और इस नदी के और क्या हो जाएगा, तो ये जहाँ पर मिलती है राडू नदी, वहाँ पर जो ठंड के मौसम यानी कि पूस महीने में शीत घाट मेला और टूसू मेला का आयोजन होता है। जो राडू नदी जहाँ पर मिलती है उस जगह पर जो मकर संक्रांति यानी कि पूस के महीने में शीत
सीता घाट मेला और टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। और इस नदी पर जो है रुक्का बांध, गेतुल सूद बांध और चांडिल बांध अवस्थित है। कौन कौन सा बांध हो जाएगा? तो पहला क्या नाम बोले? रुक्का, दूसरा हो जाएगा गेतल सूद और उसके बाद चांडिल, ये चांडिल बांध अवस्थित है। और एक लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घाट ने, क्या नाम बताया गया है? तो ऋत्विक घटक ने 1965 में स्वर्णरेखा नाम का एक फिल्म का निर्माण किया था। यानी कि जो ये नदी है सुवर्ण रेखा, इस फिल्म का निर्माण किया था। तो ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम है उसके व्यू से। इसके बाद अगर बात करें जो दूसरी नदी है ऑप्शन में, वो हो जाएगा उत्तरी कोयल। अब उत्तरी कोयल के बारे में थोड़ा देखते हैं कि उत्तरी कोयल में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तरी कोयल जो है, नाम से ही समझ आ रहा है उत्तरी कोयल मतलब उत्तर की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप में दिया हुआ है कि यहाँ से ये निकलते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है, बिहार में प्रवेश करता है। तो ये जो नदी उत्तरी कोयल है वो रांची पठार से निकलता है। कौन से पठार से? तो ये हो जाएगा रांची पठार। यानी उत्तरी कोयल रांची पठार से निकलती है और ये धीरे 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 जो यहाँ से एक सोन नदी जाती है उसमें जाके मिल जाती है। यानी इसकी जो मुहाना होगा वो कौन सा नदी हो जाएगा? सोन नदी। यानी वो निकलती है रांची पठार से जबकि गिरती है सोन नदी पे। और अगर इसकी लंबाई का बात करें तो इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। अभी हम लोग जस्ट देखे स्वर्णरेखा कितना था? 470 किलोमीटर। और जो उत्तरी कोयल है वो कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। और इस नदी पे कुछ कुछ और नदियाँ आके मिलती हैं जो कि इसका सहायक नदी है, सब याद रखना इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन सा? तो औरंगा पहला, इसके बाद अमानत, इसके बाद बूढ़ा नदी। ये जो नदियाँ हैं ये सारी इसकी सहायक नदी है। बूढ़ा नदी पर ही झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है बूढ़ाघाट अवस्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कौन कौन से जिले को छूती है, तो ये हो जाएगा लातेहार, पलामू और गढ़वा। लातेहार, पलामू और गढ़वा। ये गढ़वा इधर हो जाएगा पलामू और इधर हो जाएगा लातेहार। ये 3 जिलों को छूती है, मतलब 3 जिलों में बहती है। और अगर इसकी बात करें विशेषता का, तो लातेहार जिले के बरवडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध, मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया। कौन सी नदी, कहाँ पे? तो मंडल बरवड्डी प्रखंड के इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया। इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भारत के नरेंद्र मोदी ने किया था। इतना इसकी विशेषता याद रखेंगे। कहाँ से निकलती है? रांची पठार। कहाँ गिरती है? सोन नदी पे। टोटल लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। और कौन कौन सी इसकी नदियाँ सहायक है? तो औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। और इस पे जो है, जो लातेहार का बरवडा प्रखंड है, इसमें मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण करती है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद जो अगली नदी है वो है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है, अब इसके बारे में तो देख लेते हैं कि मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है। तो मयूराक्षी नदी जो है वो देवघर के त्रिकुट से इस प्लेस से निकलती है। इस मैप में नहीं दिया हुआ बट ऐसे याद रखेंगे कि देवघर के त्रिकुट से ये निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी जो बोला जाता है, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और ये धीरे धीरे पश्चिम बंगाल जाकर के, पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी को हुगली नदी नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जाके इसमें मिल जाती है। तो अगर हम बात करें इसका मुहाना का, तो ये हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी निकलती है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से और गिरती है हुगली में। इसकी कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 250 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ में बहुत ज़्यादा याद रख पाना तो मुश्किल है, फिर भी 1-2 याद रखेंगे, जैसे कि टिपरा, इसके बाद पुसरो, और एक और याद रखेंगे बकरेश्वर। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ नाम बोल दे रहे हैं कि याद रखना है। और ये कौन कौन से जिलों में जाती है? तो सबसे पहले ये देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा, इतनी जिलों को में बहती है ये नदी।
इस नदी का अगर उपनाम बोलें तो एक हो जाएगा, इसका बोलते हैं हम लोग मोर नदी, और दूसरा उपनाम है इसका मोतीहरी नदी। ठीक है, मोतीहरी नदी और मोर नदी। और इसकी विशेषता क्या है, तो यह झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य मतलब यह एकमात्र ऐसी नदी है जिस पे नौका चलाया जाता है या नौका चला पाना पॉसिबल है। बाकी जितनी भी नदियां हैं झारखंड में, उसमें किसी में नौका नहीं चलता है, क्योंकि सब का सब बहुत ऊंचाई से गिरती है, तो उस जगह पर नौका चला पाना पॉसिबल नहीं है। तो एकमात्र नदी जिस पे नौका चल सकता है वो है मयूराक्षी नदी, और ये इसको याद रखेंगे। इसके बाद इस नदी के तट पर बहुत ही फेमस मेला हिजला मेला लगता है। कौन से मेला, तो हिजला मेला का आयोजन होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिजला मेला कहाँ लगता है, तो वही देवघर में ही लगता है। और ये कहाँ पर हो जाएगी, कौन सी नदी पर, तो ये हो जाएगी मयूराक्षी नदी पे। इसके बाद एक और याद रखेंगे जो कि और इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि पहली पंचयोजना के समय कनाडा के सहयोग से इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया था। मसानजोर, ठीक है, इस नाम को बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मसानजोर नामक एक डैम बनाया गया था जो कनाडा के सहयोग से बना था, इसलिए इसको हम लोग कनाडा डैम भी बोल सकते हैं, बोला जाता है। ठीक है, मसानजोर को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये बना था 1955 में शिलान्यास के बाद। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और नदी है, कौन सी, तो ये हो जाएगा दामोदर। अब देखते हैं दामोदर नदी की विशेषताएं, कि दामोदर नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दामोदर नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी बोली जाती है। तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये लातेहार के, यहाँ लातेहार पे टोरी नामक स्थान से निकलता है, लातेहार के, और ये भी पश्चिम बंगाल में जाकर के कहाँ मिल जाता है, तो हुगली नदी में। तो याद रखेंगे कि इसका अगर उद्गम बोलेंगे तो टोरी लातेहार में, जबकि ये गिरता कहाँ पर है, हुगली नदी में। और इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, जबकि झारखंड में इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। यानी पूरा अगर पूछेंगे कि दामोदर की कुल लंबाई कितना है, तो 592, लेकिन झारखंड में कितना है, तो 290 किलोमीटर। और इसका अपवाद क्षेत्र एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका अपवाद क्षेत्र कितना है, यानी कितने एरिया पे ये बहता है, तो 12,900 किलोमीटर स्क्वायर, 12,900 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाद क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कौन कौन सा, तो पहला है बराकर, दूसरा हो जाएगा कोनार, इसके बाद जमुनिया, इसके बाद भेड़ा, और अगला है कतरी। इसको अभी याद कर लेंगे, कौन कौन सा नदी हो गया, पहला है बराकर, दूसरा है कुनार, जमुनिया, भेड़ा और कतरी। इसको हम लोग चाहे तो ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बराकर के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे भेड़ा को कतर दिया गया। ये लाइन याद रखेंगे तो इससे ये पूरा याद रहेगा कि बराकर के मतलब कुनार, बराकर के किनारे से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद जामुन के पेड़ के नीचे भेड़ा को कतरा गया। ठीक है, इससे याद रहेगा कि जो दामोदर नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो बराकर, कुनार, जमुनिया, भेड़ा और कतरी। इसके बाद अगर हम बात करें इसका उपनाम, तो इसके उपनाम क्या क्या है, तो पहला हो जाएगा, ये इसको देव नदी कहा जाता है एक। दूसरा, इसे बंगाल का शोक, बंगाल में पहले बहुत ज़्यादा ये बर्बादी करता था, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद झारखंड की इसे राइन नदी कहते हैं, झारखंड की राइन नदी, इसका उपाधि दिया गया है। और इसका अगर विशेषता बात करें तो दामोदर का अर्थ होता है पेट के चारों ओर रस्सी, यानी एक्चुअली ये नदी पर ना इतना ज़्यादा सब नदी आके मिलती है कि लगता है कि इसके पेट पे कोई रस्सी बांधा हुआ है, इसलिए इसको उपनाम बोलते हैं पेट की रस्सी। दामोदर नदी रांची और हजारीबाग के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। इसको भी याद रखेंगे कि जो दामोदर नदी है वो रांची का पठार है, ये नीचे रांची का पठार, ये हजारीबाग का पठार, ये दोनों के बीच में जो दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। धर्माद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी मिलती है। तो पहला चीज़ याद रखें कि जो इसकी सहायक नदी कौन सी, जमुनिया नदी है, ये कहाँ पर मिलता है इस नदी पे, तो धनबाद में। और अगर बात करें कि जो कतरी नदी है, कतरी नदी जो है वो पारसनाथ पर्वत जो है उसके साइड से मिलती है,
वहाँ पे। इसके बाद चिरकुंडा में ये बड़ाकर नदी, बराकर नदी पे ये चिरकुंडा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर जाके ये मिलती है। कौन से हो जाएगा? तो ये चिरकुंडा, चिरकुंडा। और इस नदी पर ही पंचेत और अय्यर बांध का निर्माण करती है। कौन सी नदी पर? बड़ाकर में। बड़ाकर नदी में ये पंचेत और अय्यर बांध का निर्माण करती है। झारखंड का सबसे लंबी और बड़ी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी भी है, लंबी भी है और सबसे प्रदूषित भी है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया, जो दामोदर नदी है उसका जो अपवाद क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा? तो 12,800, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हम 900 लिख दिए थे, बट यहाँ क्या होगा? 12,800। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है कि बेमेल का चयन करें, कौन एक इसमें से गलत है? तो सबसे पहले हुंड्रू जो जलप्रपात है, ये बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े हैं, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर इसकी कुछ विशेषताएं बोले तो ये पहले कहाँ पड़ता है? तो ये हो जाएगा रांची में। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? तो रांची में। इसके बाद अगर बोले इसकी लंबाई, क्योंकि ये झारखंड का सबसे दूसरा, पहला कौन है? बूढ़ाघाघ, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो हुंड्रू, सेकंड नंबर पे। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, 98 मीटर है। और अगर फिट में बात करें तो 322 फिट है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मीटर में 98 जबकि फिट में 322। और अगर हम बात करें इसमें, तो ये जलप्रपात के निकट स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, जो कि 65 मेगावाट 65 मेगावाट का स्थापित किया गया है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। तो यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरा है कि पंचघाघ बनाई नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में क्या हो जाएगा? तो देखेंगे, पंचघाघ जो है वो बनाई नदी पर है और ये कौन से जिले में पड़ती है? तो खूंटी। पंचघाघ कहाँ पड़ेगा? तो खूंटी में, खूंटी जिले में पड़ती है। और अगर इसकी बात करें विशेषता का, तो ये ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में बढ़ जाती है। जब ये ऊंचाई से गिरता है तो ये 5 को धारा में बढ़ जाता है। तो ये 5 धारा में बढ़ने के कारण इसको पंचघाघ बोलते हैं, जो कि बनाई नदी पर है। और इसका उपनाम हो जाता है पंचगढ़। तो यानी ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ कि सुखलदर उसरी नदी पर है, तो ये जो है गलत है। उसलदर जो है सुखरी नदी पर नहीं स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कन्हा नदी पर स्थित है। उसहर जो किस पे हो जाएगा, उसको हटा करके लिखेंगे कन्हर नदी, कन्हर नदी पर स्थित है। और ये कौन से जिले में पड़ता है? तो सुखलदर जो है ये गढ़वा जिले में पड़ता है, जो कि नदी का नाम है कन्हर। और अगला ऑप्शन नंबर डी, नागफेनी, तो ये भी सही है कि नागफेनी नदी कहाँ पर हो जाएगा? तो नागफेनी नदी संक नदी पर है। और नागफेनी, तो ये कहाँ पर है? तो नागफेनी हो जाएगा गुमला में। तो कौन कौन सा हुआ? हुंड्रू कहाँ पर है? रांची में। हुंड्रू रांची में स्वर्ण रेखा नदी पे। पंचघाघ खूंटी में है, कौन सी नदी? बनाई नदी। सुखलदर जो कि गढ़वा में है, कन्हरी नदी पर। और नागफेनी जो कि संक नदी पर है, गुमला में। ये चारों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे इसको हम लोग। हुंड्रू रांची स्वर्ण रेखा नदी, पंचघाघ खूंटी बनाई नदी, सुखलदरी गढ़वा में है, कन्हर नदी, और नागफेनी जो कि गुमला में है, संख नदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें उसरी जो है, ये जो ऑप्शन उसरी दिया हुआ था, एक्चुअली जो उसरी है, उसरी जलप्रपात ही है जो कि उसरी नदी पर है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसरी कहाँ पर है? तो उसरी नदी पर ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अभ्यारण्य और पक्षी विहार है, जो कि किस जिले में, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो आइए इसको मिलान करते हैं। तो पहला दिया हुआ उधवा पक्षी विहार, ये जो है उधवा पक्षी विहार है। तो उधवा पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? तो यह है साहेबगंज में। ठीक है, ये हो जाएगा साहेबगंज में। इसके बाद अगला है पालकोट अभ्यारण्य जो है ये गुमला में पड़ता है। ठीक है, पालकोट कहाँ पर हो जाएगा? गुमला में। इसके बाद अगला है लावालौंग, जो लावालौंग है वो कहाँ पर हो जाएगा? चतरा में। और ईचागढ़ जो है वो हो जाएगा सरायकेला खरसावा में। ये इसका करेक्ट मैचिंग होगा। अब इसमें कुछ कुछ का हम लोग साल भी याद रखेंगे, कि जैसे लावालौंग चतरा में है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो था 1978 में। इसके बाद पालकोट जो कि गुमला में है, इसकी स्थापना हुई थी
पालकोट का, तो ये पालकोट गुमला में स्थित, इसकी स्थापना 1990 में। और उधवा पक्षी विहार जो कि साहिबगंज में है, उसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ये 3 हम लोग को याद रखना है, बस चौथा की आवश्यकता नहीं। ये 3 याद रखेंगे कि उधवा पक्षी विहार जो कि साहिबगंज में है, साहिबगंज 1991 में। पालकोट, पालकोट क्या है? गुमला। पालकोट कहाँ पर है? गुमला में है, जो कि 1990 में। और लवालोंग, लवालोंग कहाँ पर है? चतरा में, जो कि 1978 में। और एक याद रखेंगे, ये पक्षी विहार है, जो ईचागढ़ पक्षी विहार है, ये हो जाएगा सरायकेला खरसावा में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मृदा हजारीबाग में पाई जाती है? तो हजारीबाग में जो है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसको मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे कि झारखंड का मिट्टी का मैप दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं हजारीबाग जो इस एरिया में पड़ता है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ये हो जाएगा रेतीली मिट्टी में। तो हम कलर अलग आ रहा है, लेकिन यही दिया हुआ। ठीक है, और इसको याद रखेंगे कि रेतीली मिट्टी कहाँ हो जाएगा? तो हजारीबाग में भी, और प्लस धनबाद में भी। धनबाद और हजारीबाग जो है वो रेतीली मिट्टी के लिए दोनों पाई जाती है। और इस मिट्टी की अगर विशेषता का बात करें, तो यह मिट्टी लाल तथा पीले रंग का मिश्रण से बना है। लाल और पीले रंग के मिश्रण से बना है, और इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो जितना भी मोटा अनाज होता है उसकी कृषि किस पे की जाती है? रेतीली मिट्टी पे। और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे कि दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। यानी जो दामोदर की घाट में ये मिट्टी मिलती है, तो उस जगह पर कैसे मिलती है? तो फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे 5 नंबर का रेतीली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हजारीबाग पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? पूछा जा रहा है कि हजारीबाग की औसतन ऊंचाई क्या है। तो एक्चुअली में हजारीबाग को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचली हजारीबाग का पठार। अगर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर होगा 600, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 450 नहीं है। अगर उछली बोलेगा उत्तर की ओर, यानी कि ऊपरी हजारीबाग का पठार, तो इसका आंसर होगा 600। जबकि अगर बोला जाए कि निचली हजारीबाग का पठार कितना होगा, तो ये हो जाएगा 450 मीटर। तो यानी इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 600 करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ याद रखेंगे जो रांची का पठार है, ये भी 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला। झारखंड में जो कुआं द्वारा लगभग 87% क्षेत्रफल जो कि गुमला में सिंचाई होता है, वो कुएं से होता है। तो याद रखेंगे कुएं से सर्वाधिक सिंचाई कौन सा हो जाएगा? गुमला में। और अगर बात करें तालाब से, तो यह सिंचाई सबसे पुराना साधन है। झारखंड के कुल सिंचाई में तालाब का योगदान 32% है, और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के धनबाद जिला में किया जाता है। तो याद रखेंगे कि धनबाद क्या हो जाएगा? तो धनबाद जो हो जाएगा वो तालाब से। इसके बाद अगर बात करें नलकूप, तो ये सिंचाई के सबसे आधुनिक साधन है। ये भी झारखंड के कुल सिंचाई में नलकूप का योगदान 7% है। और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो कि साहिबगंज, यानी अगर नलकूप से बोलेंगे तो वो हो जाएगा साहिबगंज से हो जाएगा नलकूप। और अगर बात करें नहर का, तो यह सिंचाई की आधुनिक साधन है, और झारखंड के कुल सिंचाई क्षेत्र में नहरों का 2% योगदान है। और नहर से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है वो होता है पूर्वी सिंहभूम, ये हो जाएगा नहर। तो पहला हो गया क्या? कुआं से हो जाएगा गुमला। उसके बाद अगर बोले तालाब से तो धनबाद, साहिबगंज में नलकूप, और पूर्वी सिंहभूम में नहर से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड को कोखरा कहा जाता है। यानी एक्चुअली जो झारखंड का पुराना नाम, बहुत से अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड को कोखरा किस काल में कहा जाता था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है उसमें झारखंड को कोकरा भी बोला गया है, और एक खंकरा भी बोला गया है। तो ज़्यादातर एग्जाम में कोकरा ही पूछा जाता है। तो याद रखें झारखंड को कोकरा कौन बोलते हैं? तो ये आईने अकबरी के जो लिखा हुआ था उसमें कोकरा बोला गया झारखंड को।
और ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा हुआ आईन अकबरी, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें कौटिल्य या फिर उसके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र में जो क्या बोलते हैं झारखंड का जो नाम है वो हो जाएगा कुकुट प्रदेश या फिर कुकुट देश। तो कुकुट प्रदेश या कुकुट देश, ये जो कौटिल्य के द्वारा लिखी अर्थशास्त्र उसमें झारखंड को बोला गया है। इसके बाद अगर बात करें विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड बोला गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड बोला गया है। और अगर बात करें महाभारत में, तो महाभारत में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें बहुत सारा नाम था लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पुंडारिक या फिर पशुभूमि या फिर इसको बोल सकते हैं कर्कखंड या फिर आर्कखंड। ये जितना भी नाम है ये सब के सब महाभारत के काल में झारखंड को बोला गया है। पुंडारिक, पशुभूमि, करखंड, अर्कखंड। विष्णु पुराण में मुंड, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कुकुट प्रदेश और आईन अकबरी में कोकरा। झारखंड के नाम से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को झारखंड का हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खां अलामा अर्थात हीरो के खान का मालिक कहा गया है। तो ये हो जाएगा नागवंश। नागवंशी शासक को जो है मुगल काल में जो झारखंड के जो जितने भी वंश थे उस में राजाओं को जमींदार ए खां अलामा यानी अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा गया है। नागवंशी राजाओं में जो सबसे पहला इसका संस्थापक है वो है फनीमुकुट राय और उसकी राजधानी थी सुतियाम्बे। ये दो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा था। नागवंशी शासक कौन था पहला, तो फनीमुकुट राय, और इसका जो कि राजधानी थी वो थी सुतियाम्बे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संथालों में गाँव के प्रधान को क्या बोलते हैं। तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांझी। तो क्वेश्चन ये था कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा मांझी। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल। इस क्रम को याद रखेंगे कि सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। संथाल के बाद क्या आ जाएगा, उराव के बाद हो जाएगा मुंडा, और मुंडा के बाद हो। ये चारों को लाइन से याद रखेंगे कि सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उससे कम उराव, उससे कम मुंडा और सबसे उससे कम हो जाएगा हो। ऐसे तो झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी जनजाति सिंदूरिया तथा तेलिया वर्गों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजिया। जो ब्रिजिया जनजाति है उसमें सिंदूरिया और तेलिया वर्गों को विभाजित किया गया, यानी कि ये जो जनजाति है इस जनजाति को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक सिंदूरिया और एक तेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर जो वधु मूल्य के रूप में लौटाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोनेंग टाका। गोनेंग टाका जो है, अगर मुंडा जनजाति में कोई भी स्त्री द्वारा जब तलाक लिया जाता है तो वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाया जाता है, यानी वधु मूल्य के द्वारा उसके जो लौटाया जाता है उस मूल्य को क्या बोलेंगे, गोनेंग टका। ठीक है, अरंडी जो है वो उसके विवाह का नाम बोलते हैं। मुंडा जनजाति में जो विवाह है उसको क्या बोलेंगे, अरंडी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि चेरो जनजाति की भाषा निम्नलिखित में क्या है। तो इसकी भाषा है सदानी। ठीक है, चेरो जनजाति की भाषा क्या हो जाएगी, सदानी। याद रखेंगे कि चेरो जनजाति की भाषा क्या है, सदानी। अगला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश, यानी कि मुंडारी भाषा का एक्चुअली में डिक्शनरी, यानी साहित्य का और भाषा का जो विश्वकोश है वो बोला जाता है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिक। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिक जो है वो संथाली भाषा का जो साहित्य का विशेष विश्वकोश है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।